क्या अनुरागपुरा वो विवाद था, क्या एक सामाजिक टकराव था सरकार के साथ, या कोई गलतफहमी हो गई थी? हरदा का जो विवाद था, वीडियोस देखना वो लाठीचार्ज थी कि वो हमें मारने की साजिश थी। कम बच्चे ही होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो 100 गाड़ियों के काफिले वाले नेता बनेंगे। आपने ये कब सोचा और कैसे इस संगठन से जुड़े और यहाँ तक पहुंचे? उत्तर प्रदेश में आपने ज्यादा देखा, हाँ, मध्य प्रदेश में कम था ये। काफिले क्या होते हैं सिखाने वाले हम हैं। फिर करणी सेना क्यों चुना और राजनीति पर क्या दृष्टिकोण है आपका? मैं किसी भी नेतृत्व से कभी प्रभावित नहीं हुआ। अच्छा। या मैं जिसको फॉलो कर सकूं। करणी सेना असल में है क्या, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये राजपूत समाज ठाकुरों का संगठन है, हिंदुत्व का संगठन है क्या ये? जिस मुद्दे को दूसरे उठाने में डरते हैं, सबसे प्रथम पंक्ति में करणी सेना उठाती है। लोग बोलते हैं कि हम न्यूसेंस करते हैं, पर जब तक हम न्यूसेंस नहीं करेंगे तब तक लोगों की अकल ठिकाने लगती भी नहीं है। इसके मोटिव्स क्या क्या हैं? आप किन उद्देश्यों को लेकर ये संगठन काम करता है? दर्द हमारे दिल में उठता है। अभी मैंने एक ईडब्ल्यूएस को लेकर एक मूवमेंट चालू किया है, ईडब्ल्यूएस का। मध्य प्रदेश में कितने मजबूत स्तर पर करणी सेना पहुंच चुकी है? कम से कम 20 राज्यों में करणी सेना के, पर मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में करणी सेना है। शिवराज जी से थोड़ा ठन गई थी तब? नहीं, वो धोखा हुआ था उसमें संगठन के साथ। भले ही सरकार आ गई, ठीक है, पर हमने चेहरा जरूर बदल दिया। स्पष्ट करके बताइए, आरक्षण को लेकर करणी सेना की राय क्या है? जाति वाला आरक्षण खत्म होना चाहिए। बातों बातों में आपने कहा कि बॉलीवुड ने बड़ा गलत किया है ठाकुरों के साथ। कालवी साहब ने जिस दिन संजय भंसाली को थप्पड़ मारा, तब कि उस वक्त के बाद किसी पिक्चर बनाने वाले की हिम्मत या औकात नहीं है कि वो राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को विलेन के रोल में दिखा। पोस्टर लीडर होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप खूब टारगेट करते हैं मुसलमानों को। विरोध कट्टरपंथी सोच वालों का, विरोध उन लोगों का है जो एक जाति विशेष से आते हैं। किसी कोई भी बड़ा शो होता है, आप देखिए, तो मैं हमेशा उसमें सबसे महंगे पास खरीद के अपने लोगों को पहुंचाता हूँ। मैं कभी फ्री पास नहीं लेता। उस पर नजर हमारे लोग रखते हैं। हमको जहां थोड़ी सी गड़बड़ दिखी कि हम वहां प्रसाद देना चालू कर देते हैं हमारे तरीके से। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में हिंदू विचारों के लिए जो सरकार चुनी गई थी वो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है? अभी धरती पे जो माँ है, जो देवी है, गाय माता, उनकी दुर्दशा पे कोई सरकार काम नहीं करती। इंदौर में आपने एक बार पब और रेस्टोरेंट संचालकों को किसी बात पर धमकाया था। वो ऐसे क्लब वाले पुलिस वालों की जेब गर्म करते हैं, इसलिए पुलिस का उन पे ध्यान नहीं जा रहा था। तो मैं पूरी तैयारी में हूँ क्लब वालों को ढंग से सुधारना। बागेश्वर महाराज से भी आप जुड़े हैं। उनके आदेश पर या उनके आह्वान पर आपने एक बार कुछ इंदौर में कर दिया था, कोई स्कूल बंद करा दिया था, कोई समस्या आई थी, वो क्या विषय था? और गुरुदेव ने आदेश कर दिया है। हम तो मुद्दे ढूंढते ही ऐसे हैं जहाँ मजबूत लोगों को गिराने की आवश्यकता लगती है, हम तो प्रथम पंक्ति में खड़े होना पसंद करते हैं। उसके चलो अच्छा ये हुआ कि उस स्कूल को देख के दूसरे बहुत सारे स्कूलों में ज्यादा अच्छा सुधार हो गया। कि विपक्ष की भूमिका मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस निभा पा रही है। विपक्ष की भूमिका करणी सेना निभा रही है। एक नेता जिसके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं, एक नेता जो सरकार की आंख में आंख मिलाकर उसे धमकाता भी है और उसे सुधार के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित भी करता है। एक नेता जो एक समाज की राजनीति तो करता है, लेकिन गाहे बगाहे हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर भी काफी मुखर होता है। एक नेता जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश में है। एक ऐसे दल का नेता जो अपनी उग्रता के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं करणी सेना की, और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह राघव। अनुराग प्रताप सिंह से खुलकर बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जिन मुद्दों पर अक्सर करणी सेना विवादित भी होती है और लोकप्रिय भी हो जाती है। अनुराग, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपका मैं सोशल अकाउंट देख रहा था, एक रीलबाज नेता के तौर पर, एक गर्वित नेता के तौर पर पूरा अकाउंट आपका दिख रहा है। इतनी सारी गाड़ियां आपके पीछे चलती हैं, लोग आपके पीछे चलते हैं। कैसे बनाया ये जादू? मेहनत से। जैसे आपने बोला रीलबाज बनने के लिए भी रियल होना आवश्यक है। आप रियल में जब तक कुछ नहीं होगे तब तक ना आपकी रील बनेगी और ना आप सोशल मीडिया पे दिखोगे। तो मेहनत करनी पड़ती है, अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, और उसी के बाद उसी का ये परिणाम है कि इतने लोग आपको चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में आपकी तब बहुत चर्चा हुई जब हरदा विवाद हुआ।
मध्य प्रदेश के हरदा में एक विवाद हुआ था जिसमें राजपूत समाज का और पुलिस के बीच एक टकराव की स्थिति बन गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे। सरकार को भी उस मामले में सफाई देनी पड़ी। क्या अनुराग पूरा वो विवाद था? क्या एक सामाजिक टकराव था सरकार के साथ, या कोई गलतफहमी हो गई थी? नहीं, देखिए, हरदा का जो विवाद था वो एक विवाद ना होके, अगर कोई भी सामाजिक संगठन होता है जिसके पास लोग आशाएं होती हैं, हर व्यक्ति को आशा होती है कि ये संगठन हमारे लिए लड़ेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। ऐसे एक विषय को लेकर वहाँ के जो जिला अध्यक्ष सुनील सिंह हरदा जी, उनके पास कोई व्यक्ति गया सामाजिक, उसने बताया कि ये एक हीरे का जो भी विवाद था उसको लेके वो सुनील राजपूत जी थाने पे गए। उसको लेके वहाँ प्रशासन से उनकी कुछ गहमा गहमी हुई और प्रशासन ने बिना किसी कारण से, क्योंकि जितने लोग वो थाने पे गए थे उतने तो नॉर्मल मतलब हमारे साथ रोज की दिनचर्या में घूमते हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी, जब आप सामाजिक संगठन की आप पे जिम्मेदारी होती है तो आपका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता। तो वो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। और प्रशासन ने बिना किसी कारण के उसमें, देखिए, लाठीचार्ज का प्रयोग तब करना चाहिए जब हम कहीं उग्र हों, हमने किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया, हमने किसी से अभद्रता की हो, हमने एक शब्द किसी कालवी साहब के सिपाही हैं हम अनुराग, बहुत सारे दर्शक बिल्कुल नए सिरे से इस विवाद को समझना चाह रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं। आप शुरुआत से थोड़ा बता सकते हैं कि संक्षिप्त में कैसे विवाद की शुरुआत हुई थी और फिर कैसे उसका निराकरण हुआ? देखिए, हीरा व्यापारी का एक विवाद था, उसमें कोई हीरे की खरीदी को लेकर किसी ने 420 करी थी सामने वाले ने, जिसपे कि कानून जो पुलिस प्रशासन द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। ठीक है। उसको थाने लाया गया और उसको शीघ्र अतिशीघ्र प्रशासन जल्दी से उसको कोर्ट के समक्ष पेश करके जेल पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। क्योंकि जो व्यापारियों ने उस पर पैसा लगाया था वो चाहते थे कि उनके जो पैसा लगा हुआ उसकी जानकारी उनको मिल जाए कि उसने कहाँ लगाया, या उसकी जो भी प्राप्ति या कोई भी रसीद उनको मिल जाए। उसी बात को लेकर वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है सुनील सिंह हरदा, वो वहाँ पहुँचते हैं और उस थाना प्रभारी को कहते हैं, यार कि हमारी अपनी बात आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जाकर इस पे इनको कोर्ट पे पेश कर दीजिएगा। इतने में वहाँ के प्रशासन ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए भाई सुनील सिंह हरदा के ऊपर बहुत ही बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। जैसे हमें ये खबर लगी, हम तत्काल जो करणी सेना के लोग हैं वो तुरंत, मैं खुद रात को 1 बजे वहाँ उपस्थित हुआ और उपस्थित होकर हम रात को भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, आंदोलन करना इस लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। कहीं भी गलत होता है तो वहाँ करणी सेना की आवाज सबसे पहले उठती है, ये आप सबने भी देखा होगा। हम शांतिपूर्वक रूप से बैठे हुए थे। सुबह के हमने समय निर्धारित किया 12 बजे का, कि 12 बजे हम उसको आंदोलन को एक बड़ा रूप देके और उसको अनुशासन में करेंगे। जो करणी सेना परिवार के प्रमुख हैं ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर, उनका इस दौरान वहाँ आना हुआ। प्रशासन के लोग उनसे बात करने गए, क्योंकि मैं रात भर वहाँ बैठा था। तो मैं सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे होटल गया। मैंने कहा थोड़ा आराम करूंगा, वहाँ से वापस आके वापस उस मूवमेंट का हम हिस्सा बनेंगे। पर जो जीवन सिंह जी का आना हुआ, जीवन सिंह शेरपुर के आने के बाद प्रशासन के कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं होटल पे कि हमें आपसे बात करनी है, आप वहाँ से आंदोलन शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि रोड जाम हो रहा है। तो जीवन सिंह शेरपुर वहाँ पहुँचते हैं और वो, मतलब उनका जाने का कारण था कि वो पब्लिक को ये समझा पाए कि आपकी बातों को माना जाएगा, हम जो भी बात रखना चाह रहे हैं। लेकिन उनके वहां पहुंचते ही इस स्थिति प्रशासन ने बिना कुछ बात करे और बिना किसी एक वार्ता के सीधा लाठी चार्ज करा। अच्छा। और लाठी भी किस प्रकार से मारी थी उनको, मैं खुद भी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से, जैसे ही मुझे जानकारी हुई कि लाठी चार्ज हुआ, मैं तुरंत भाग के वहाँ पहुंचा। कोई सर में लाठी मार रहा है, कोई घुटनों में लाठी मार रहा है। देखिए, हर विरोध हमारा अधिकार है, कुछ गलत होता तो हम विरोध करते हैं, पर वो प्रशासन का अधिकार है कि वो हमें उस दायरे में रख के लाठीचार्ज भी हम समझते हैं, हम तैयार रहते हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन करने आप जाओ तो आपकी एक मानसिकता रहती है कि लाठीचार्ज हो सकता है, पर वो तब होता है जब हम अनुशासन को बिगाड़े या किसी सरकारी कोई प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए, कोई आगजनी करें। पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, बिना कुछ बोले सीधे लाठीचार्ज किया गया हमारे समाज के लोगों पर। और उसके बाद तत्पश्चात जैसे ही मुझे जानकारी मिली, क्योंकि और कोई वहां उपस्थित नहीं था, सुनील भाई को पहले ही जेल भेज चुके थे, जीवन सिंह जी को भी लेके वो जेल चले गए। मुझे जानकारी मिली तो मेरे द्वारा सब जो वहाँ के लोकल समाज के लोग थे, सर समाज के लोग थे, राजपूत छात्रावास है हरदा में, हाँ, वहां सबको एकत्रित किया गया। देखिए, रोड पे आप हमें बैठने देना नहीं चाहते, तो क्या हम अपनी निजी जगह पर बैठ के अपनी योजना या रणनीति नहीं बना सकते? इसका अधिकार तो हमें है। राजपूत छात्रावास में सबसे मैंने वार्ता करके, और राजपूत छात्रावास में हमने सामाजिक जितने भी हमारे समाज के वरिष्ठ लोग थे उनको वहां बिठाया और उनसे वार्तालाप चल रही थी। इतने में कम से कम 300-400 लोग प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के,
बाहर आके खड़े हो गए, बोले आप यहाँ से निकलो। मेरी उनसे वार्तालाप हुई। मैंने बोला, एक और चंद्रशेखर जी हैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, बैतूल से, वो और हम लगातार संपर्क कर रहे थे। उनका कहना था कि आप यहाँ भी नहीं बैठ सकते, हमारे लोगों पे लाठी भी वो चलाते हैं। मतलब लाठीचार्ज, आप वीडियोस देखना, वो लाठीचार्ज थी कि वो हमें मारने की साजिश थी। इस बर्बरता पूर्वक बच्चों पे, 15-15 साल के बच्चों पे, बुजुर्गों पे, रोड पे जेसीबी से गाड़ियां उठा टोल करके ले जाना, जेसीबी से दुकानों के शटर तोड़ देना। इस लोकतंत्र में अगर विरोध करने की ऐसी स्थिति करेंगे तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग कैसे मिलेंगे? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन था? सरकार की मंशा थी या लोकल प्रशासन ही ये कर रहा था? देखिए, पीछे कौन था वो तो सब स्पष्ट दिखता है। और अगर सरकार की मंशा इसको लेके सही है तो हमारी जो मांग थी उसको सरकार को पूर्ण करना चाहिए। हमारी स्पष्ट रूप से मांग थी कि जिसने ये ऑर्डर दिया है उसको आप सस्पेंड करें, क्योंकि जिस बर्बरता पूर्वक से वहाँ प्रशासन ने जो तानाशाही करी है, ये अंग्रेजों का जमाना याद आता है या हिटलर शाही याद आती है कि हिटलर के आदेश देने के बाद जिस क्रूरता से आप सामने वाले के, आप देखिए कि फिजिकल डैमेज अपनी जगह, एक मानसिक प्रताड़ना जो दी गई थी उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। निश्चित ही जो प्रदेश सरकार है उसको संज्ञान में, अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हरदा में करने जा रहे हैं 21 दिसंबर को हमारी, और बिल्कुल अनुशासन में रह के करेंगे, वो हमारा अधिकार है। तो ये आग तब तक ठंडी नहीं होगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है। इस मुद्दे पे बहुत सारी बात होगी, अभी आगे भी इस पॉडकास्ट में करेंगे, क्योंकि हरदा कांड के साथ फिर कांग्रेस और बीजेपी भी थोड़ा सियासत शुरू हो गई थी। दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे थे, करणी सेना के सामाजिक नेता होने के नाते पहुंचे थे या कांग्रेस की ओर से पहुंचे थे? आप लोगों की कैसी उनसे निकटता है? इस पूरे मामले में उनका क्या व्यू था? देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो मुद्दा भुनाने पहुंचे थे, है ना। सामाजिक की अगर बात आती है तो बहुत सारे ऐसे राजपूत समाज के मुद्दे हैं जहां दिग्विजय सिंह जी पहुंच सकते थे, जैसे राणा संगा वाला मुद्दा हुआ। वो अपनी भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि विपक्ष की भूमिका मेरे को लगता नहीं कि कांग्रेस निभा पा रही है। विपक्ष की भूमिका करणी सेना निभा रही है, मुद्दे उठाना, मुद्दों पर लड़ना। तो निश्चित ही बात है कि किसी दल को अगर ऐसा मुद्दा मिलता है जहां उसको सरकार को घेरने का कोई मुद्दा मिलता है तो इसलिए वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। ठीक है, थोड़ा आप पर बात करेंगे, फिर वापस से करणी सेना पर बात करेंगे। आप अनुराग इंदौर से आते हैं, इंदौर में ही पले बढ़े पढ़े और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी? क्योंकि बचपन में जब हम स्कूल्स में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ये अफसर बनेंगे, ये अफसर बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम बच्चे ही होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो 100 गाड़ियों के काफिले वाले नेता बनेंगे। आपने ये कब सोचा और कैसे इस संगठन से जुड़े और यहाँ तक पहुँचे? देखिए, मेरा, वैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, एसडीओपी से रिटायर हुए हैं। तो आफ्टर 10th में इंदौर आ गया था। उसके बाद स्कूलिंग में यहीं से करी, ग्रेजुएशन भी यहीं से करी। अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ। तो पढ़ाई में रुचि थी और प्रयास भी करे सरकारी नौकरियों में जाने के, पर उस पर आपसे बात करूंगा मैं आगे कि कुछ ऐसे कारण रहे कि उसमें सफलता नहीं मिल सकी। फिर जब करणी सेना की बात आती है तो लोग हमेशा मेरे से इसके पहले भी पूछा था कि आप इस फील्ड में कैसे आए। तो मेरा ये था कि मैं जब स्कूल में भी था तब भी मैं लीड करता था एज ए मॉनिटर। फिर मैं कॉलेज गया तो मैंने हाउस कैप्टन की भूमिका निभाई। तो एक नेतृत्व मेरे अंदर था और उसको लोग देखते थे जो मेरे साथ में रहते थे। और राजनीति में मैंने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा और जहां विद्यार्थी परिषद का गढ़ हुआ करता था एक महेश्वरी कॉलेज, वहां से निर्दलीय में जीत के आया था, निर्विरोध। तो छात्र राजनीति में भी रहा और फिर मुझे ये करणी सेना का प्लेटफॉर्म आदरणीय लोकेन सिंह कालवी साहब, मेरे जैसे कई ऐसे चेहरे हैं युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं और अपने अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जिन्हें लोकेन सिंह कालवी साहब ने चयनित किया और उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप करणी सेना के माध्यम से अपने समाज के लिए लड़ो, अपने राष्ट्र के लिए लड़ो। और फिर बस लोगों का साथ मिलता गया, कारवां बढ़ता चला गया, गाड़ियों के काफिले। मैंने ही मतलब इसकी शुरुआत करी थी। ये उत्तर प्रदेश में आपने ज्यादा देखा होगा, मध्य प्रदेश में कम था ये काफिले क्या होते हैं सिखाने वाले हम हैं। हाँ, तो जब आप बड़े हो रहे होंगे, आपने कहा कि एक नैसर्गिक गुण था आपके भीतर, इनबॉर्न लीडरशिप थी, लेकिन जब आप बड़े हो रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शंस तो रहे होंगे छात्र राजनीति के समय भी कि आप बीजेपी कांग्रेस में जा सकते हैं अगर लीडरशिप ही करनी है तो। फिर करणी सेना क्यों चुना और राजनीति पर क्या दृष्टिकोण है आपका? देखिए, करणी सेना मैंने नहीं चुना, करणी सेना ने मुझे चुना। अच्छा।
मैं राजनीतिक दल में भी जा सकता था, और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दल का काम करने का अपने अलग अलग तरीके। मैं दोनों दलों को देखता हूँ, मुख्य जो दलों को देखें अगर अपन, उसमें जो मैं अहम भूमिकाएं मुझे दिखी, मैं किसी भी नेतृत्व से कभी प्रभावित नहीं हुआ। अच्छा। या मैं जिसको फॉलो कर सकूं। फिर मुझे दिखे लोकेन सिंह कालवी साहब, जब वो मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो आप उनके आपने शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई कभी। कालवी साहब की एक पर्सनालिटी, 7 फीट की हाइट, धोती में रह के गोल्ड मेडलिस्ट, और जो नेतृत्व क्षमता थी उनकी, जो उनका ऑरा था, वो बहुत डिफरेंट था। उनसे प्रभावित होकर मैंने चाहा, जब उन्होंने मेरे पास ये बात पहुंचाई, तो मैंने देखा करणी सेना को। मैंने कहा नहीं, अपन इस सेना के थ्रू इस राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। और मैंने ये फैसला लिया कि मैं करणी सेना में जुड़ के और अपने समाज के युवाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए दम से लड़ने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करूंगा। ठीक है। करणी सेना को जितने लोग जानते समझते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने करणी सेना का नाम जितने दफा भी सुना होगा, ज्यादातर बार तो इसलिए सुना होगा कि कहीं कोई चेतावनी दे दी, कहीं कोई धमकी दे दी, या कोई उपद्रव कर दिया, या कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन कर दिया, या राजपूत समाज से जुड़े किसी विषय पर मुखर होकर बात की। करणी सेना असल में है क्या, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ये राजपूत समाज ठाकुरों का संगठन है, हिंदुत्व का संगठन है क्या ये? देखिए, करणी सेना जो है उसके पीछे लगा हुआ है सेना। सेना मतलब लड़ने वाली। हर उस मुद्दे पे, चाहे सामाजिक मुद्दा हुआ है, चाहे वो हिंदुत्व के मुद्दे हुए, ये हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा योगदान देने का जहां हमको अवसर मिलता है, मैं उसे अवसर ही लेता हूं। चाहे वो प्रशासन को चुनौती देना हुआ या अपने लोगों के लिए मैदान में लड़ना हुआ, हर चीज को मैं एक अवसर के रूप में लेता हूं। करणी सेना वो सेना है जिस मुद्दे को दूसरे उठाने में डरते हैं, सबसे प्रथम पंक्ति में करणी सेना उठाती है। आप कोई भी मुद्दा देख लो, हम थोड़ा सा, लोग बोलते हैं कि हम न्यूसेंस करते हैं, पर जब तक हम न्यूसेंस नहीं करेंगे तब तक लोगों की अकल ठिकाने लगती भी नहीं है। आप रामजीलाल सुमन जैसे 3-4 ऐसे उदाहरण हैं कि हमको मजबूरी हो गया। अगर देखिए, लोकसभा में बैठे हुए हमारे जो लोग थे वहां, अगर वो उसी समय उसको तमाशा जड़ देते तो करणी सेना को उपद्रव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनने नहीं करा तो करणी सेना को रामजीलाल सुमन के घर में घुसना पड़ा। उस पे जो भी आगे की चीजें हैं आपको सब स्पष्ट है। और जब भी ऐसी बात आएगी तो वे छोटे से रूप में, करणी सेना लड़ने वाली सेना है, संघर्ष की सेना है। जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता है, हर उस व्यक्ति, वो किसी भी वर्ग का हुआ, उसके लिए लड़ने वाली सेना है करणी सेना। नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि एक सिलेक्टिव अप्रोच रहती है करणी सेना की। मतलब क्षत्रियों से जुड़े विषय हैं तो उस पर मुखर होकर बात करना है, हिंदुत्व से जुड़े विषय हैं उस पर मुखर होकर बात करना है। लेकिन आपने कहा कि हर वर्ग के लिए या सामाजिक चेतना को बढ़ाने के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसे कम मौके दिखते हैं। नहीं, आपने शायद कम देखा होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी ही लेटेस्ट एक विषय है धार का, जिसमें पांचाल समाज के किसी व्यक्ति की हत्या हुई। अच्छा। आप देखना, किसी ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, उस पर हम लड़े, हमारे लोग लड़े। इसके पूर्व में भी, चाहे वो हिंदुत्व का कोई मुद्दा हो या किसी और सामाजिक मुद्दा हो, शिवपुरी हुआ, ग्वालियर हुआ, पूरा प्रदेश में या देश में कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जहां अन्याय किसी भी वर्ग के साथ होता है। देखिए, करणी सेना में भर्ती राजपूतों की है, क्योंकि ये कालवी साहब ने जब ये सेना बनाई थी तो उनका स्पष्ट था कि इसमें हम भर्ती राजपूतों को करेंगे, पर जहां अन्याय होगा वहां ये सेना लड़ने के लिए सबसे पहली पंक्ति में खड़ी होगी। ओके, ये स्पष्ट हो गया। ये थोड़ा अभी बहुत सारे लोगों को स्पष्ट नहीं था। करणी सेना के नाम के साथ हमें करणी, जो पहला शब्द सुनाई देता है, वो माता करणी के नाम पर है। उनका क्या इतिहास है और कितना बड़ा गौरव का भाव राजपूत समाज में उनके नाम से बनता है, और उनके बारे में भी थोड़ा सा बताइए दर्शकों। देखिए, माँ करणी का जो मंदिर है देशनोक में है, राजस्थान में स्थित है। और माँ करणी की संगठन पे ऐसी विशेष कृपा रहती है, गुरुजी मैं आपको बताऊं, कि जब भी करणी सेना को कोई बड़ा आयोजन होता है तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर बाज मंडराता है उस कार्यक्रम में। ये साक्षात करणी माँ का संदेश है उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। करणी माता के नाम से संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था, एक तो वो जो चेतना है माँ की, उस एग्रेशन जो आता है राजपूतों में, उस एग्रेशन को भी पॉजिटिव इंटेंट में, बिना माँ के आशीर्वाद के संभव नहीं था।
तो कालवी साहब ने सोचा था क्यों ना करणी माता के नाम से एक सेना बनाई जाए जो माँ भगवती की कृपा जिस पे रहे, और वो सारे राष्ट्र प्रेम के प्रति जितने भी राष्ट्र समर्पित कार्य होते हैं, समाज के उत्थान के कार्य करते हैं, या जो भी शोषित वर्ग हैं उनके लिए लड़ना हो, तो ये माँ के नाम से जब ये संगठन बनेगा तो इस पे भगवती की कृपा रहेगी और एक विशाल रूप ये लेगा। और वैसा ही हुआ। एक व्यक्ति ने सेना चालू करी थी, माननीय लोकेन सिंह कालवी साहब ने 2006 में इस संगठन का निर्माण किया। इसका नाम 2005 में करणी सेना रख चुके थे। अच्छा। क्योंकि उनने कालवी साहब ने देखा था कि एक शिव सेना काम करती थी, वो शिव जी के नाम पे थी, तो हमने कालवी साहब ने विचार करके माता जी के नाम पे इस सेना को बनाया और करणी माता के नाम से इस सेना को बनाया। एक व्यक्ति की बनाई हुई सेना आज लाखों करणी सैनिक पूरे भारत देश में, भारत देश छोड़ के विदेशों में भी करणी सेना की स्थापना है। ओके, इसके मोटिव्स क्या क्या हैं? आप किन उद्देश्यों को लेकर ये संगठन काम करता है? देखिए, मोटिव मेरे किसी व्यक्ति के किसी जाति से लड़ाई नहीं है हमारी। हमारा स्पष्ट मोटिव है कि खुद के समाज के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। देखिए, कोई भी गरीब व्यक्ति गरीबी किसी जाति को देख के नहीं आती। हमारी लड़ाई ना किसी पिछड़े से है, ना किसी दलित भाई से है, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई है कि सरकार हमारे साथ अन्याय नहीं करे। राजपूत समाज के कुछ घरों की ऐसी स्थिति है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो दर्द हमारे दिल में उठता है। अभी मैंने एक ईडब्ल्यूएस को लेके एक मूवमेंट चालू किया है, ईडब्ल्यूएस क्रांति को। वो किसी जाति के खिलाफ नहीं है, वो हमारे अधिकारों के लिए है। तो किसी एक कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने बोला कि पेट में दर्द होने लग गया राजपूत समाज के लोगों को, शायद कोई 27% आरक्षण की अभी जो हुई। हमारे पेट में दर्द नहीं है, और हमें किसी को कोई आरक्षण अगर सरकार दे रही तो उसका कोई विरोध भी नहीं है। हमारे दिल में इस चीज का दर्द है कि आप सबको जब दे रहे हो, तो जिस समाज ने इस भारत को अखंड भारत बनाने में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई किसी एक विशेष समुदाय के लिए तो लड़ी नहीं थी, सबके लिए लड़ी थी। आप उस स्वर्ण कास्ट को आप बिल्कुल पीछे धकेल रहे हो। आप उसको भी उतना ही राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार मिले, उसको उतना ही व्यापार में अधिकार मिले, उसको उतना ही नौकरियों में भागीदारी मिले। इसको लेके हमारी मुख्य लड़ाई है। ठीक है, किसी जाति से नहीं है, ना किसी धर्म से है, पर सरकार से इस बात की लड़ाई है कि आपको इस विषय पे सोचने की आवश्यकता है। इस पर बात करेंगे बहुत डिटेल में। अभी आरक्षण एक बड़ा विषय है जिस पर करणी सेना बहुत मुखर रहती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, मध्य प्रदेश में कितने मजबूत स्तर पर करणी सेना पहुंच चुकी है, आपका संगठन पूरे प्रदेश में कहां कहां काम कर रहा है, और किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है? जैसे आप ही हैं प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो आप क्या किसी पसंद के तहत बना दिए गए या कोई सिलेक्शन प्रोसेस होता है? उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। नहीं, ये पसंद, ये क्वालिटी देखते हैं इसमें व्यक्ति की, किसके समाज के प्रति किसका कितना समर्पण है। देखिए, सिर्फ गाड़ी घोड़े साथ में रखने से या, और ये ऐसा संस्था है करणी सेना जो खुद की जेब से चलता है ये संगठन। हम किसी से चंदा नहीं लेते। आज तक कोई एक आरोप नहीं लगा सकता कि हमने किसी भी समाज के व्यक्ति को फोन लगा के बोला है कि आप हमें चंदा दो। ये माँ भगवती की कृपा से चलने वाला संगठन है। और मैं वापस उसी चीज को बोलना चाहूंगा कि करणी सेना का कार्य करने का तरीका ऐसा है कि उसको जबरन में न्यूसेंस दिखाया जाता है। जो लड़ता है उसको न्यूसेंस बताया जाता है, और जो लड़ेगा उसको न्यूसेंस ही बताएंगे, क्योंकि आवाज उठाने वाले बहुत कम है। दो ही चीजें मनुष्य के जीवन में, ऐसे लोग अलग दिख जाते हैं, या तो लड़ना या समझौता। करणी सेना ने लड़ना चुना है, इसलिए सुर्खियों में बनी रहती है। तो प्रदेश में कहाँ पहुंची करणी सेना? प्रदेश, देखिए, करणी सेना का जन्म जरूर राजस्थान में हुआ है, पर अगर इसको आप देखें तो मध्य प्रदेश ने इसको पाल पोस कर बड़ा करा है। मध्य प्रदेश में जितनी करणी सेना मजबूत है, वैसे तो कम से कम 20 राज्यों में करणी सेना के है, पर मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत स्थिति में करणी सेना है। अच्छा जी, यहाँ का राजपूत जो है वो जगा हुआ है, वो यहाँ का राजपूत है जो ये इस सेना और इस संगठन को अपना सर्वोच्च मानता है। यहाँ का राजपूत हर उस मुद्दे पे एक्टिव रहता है जिस पे उसको रहना रहता। और मतलब ये इतने लाखों करणी सैनिक हैं कि आप उसकी, जब कोई ऐसा मूवमेंट होता है तो आप देखना कि शायद सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, अभी राणा सांगा वाले मुद्दे पे ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग थी करणी सेना। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करणी सेना कितना बड़ा संगठन है। तो अब सारे जिलों में इकाइयां बन चुकी हैं, लोग सारे जिलों में इकाइयां हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रॉपर जो हर वार्ड में, आप जिले की बात कर रहे हो, बूथ पे अध्यक्ष है करणी सेना के, मंडल में अध्यक्ष है,
विधानसभा में अध्यक्ष है, तहसील स्तरीय पे अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष के पास पूरी एक लॉबी है, पूरी एक टीम है। तो जब चुनाव आते होंगे तो आप इन्फ्लुएंस करते होंगे पूरे संगठन को बिल्कुल करते हैं। कि किस राजनीतिक दल का इस बार सहयोग करना है, किसका विरोध करना है? नहीं, बिल्कुल करते हैं। और जो दल हमारा साथ देता है, जो हमारी मांगों पे बात करता है, जो हमारे लोगों के लिए मदद करता है, उसका साथ देते हैं, खुल के देते हैं। कोई सोचने का विषय ही नहीं है इसमें। 2023 में किसका साथ दिया था? 2023 में विरोध करा था बड़ा, क्योंकि कारण था कोई, शिवराज जी से थोड़ा ठन गई थी तब। नहीं, वो धोखा हुआ था उसमें संगठन के साथ, तो इस चक्कर में समाज नाराज था। पर ठीक है, कुछ हमारे लोग थे जो अपनी अपनी विचारधारा की बात है, कोई किस विचारधारा को लेके काम कर रहा है, कोई किस विचारधारा को लेके काम कर रहा है। देखिए, अभी हाल फिलहाल का घटनाक्रम है, इसके पूर्व में शिवराज सिंह जी जब सीएम थे, तो शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब आगे ना बने, इसमें करणी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। हाँ, मतलब अगर करणी सेना से ज्यादा आप अभी भी उठा के देखिए, पुरानी पोस्ट है, हर जिले हर तहसील पे शिवराज सिंह जी का विरोध करा था करणी सेना ने। भले ही सरकार आ गई, ठीक है, पर हमने चेहरा जरूर बदल दिया। शिवराज सिंह में ऐसे ही क्या, मतलब करणी सेना को बुराई नजर आ रही थी उस समय, और अभी के हालात क्या हैं उनके साथ? नहीं, शिवराज सिंह से बुराई नहीं थी। आप समझिए, देखिए, प्रदेश का जो मुखिया है, हाँ, बातें उसके समक्ष ही जाएंगी, हमारी मांगे उनके समक्ष जाएगी। अब प्रदेश के मुखिया अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे, हमारी मांगे नहीं मानेंगे, तो निश्चित रूप है वो शिवराज सिंह हो या कोई भी XYZ हो, शिवराज सिंह जी से लड़ाई नहीं थी। पर वो लड़ाई क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया थे, प्रदेश के मुखिया से थी, और प्रदेश के मुखिया उस समय शिवराज सिंह चौहान थे, तो सीधी सी बात है, उनको ही टारगेट करेंगे। हमने सोच लिया था कि मामा जी को घर बिठाएंगे, तो घर तो बिठा दिया। ठीक है। मोहन यादव का कार्यकाल अभी जितना गुजरा है, उस पर कोई एक व्यू तो बन गया होगा करणी सेना का। कैसा ये कार्यकाल चल रहा है? इनके साथ भी टकराव की संभावनाएं बन रही हैं? नहीं, अगर स्थिति ऐसी बनेगी तो टकराने में कहीं करणी सेना पीछे नहीं रहेगी। हरदा के विषय पे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनको वापस से एक बार चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है राजपूतों का, और सर्व समाज उसमें हमारा साथ दे रहा है, क्योंकि अन्याय हुआ है उसमें, जो इसके पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ। और मोहन यादव हो या शिवराज सिंह हो या कोई भी प्रदेश का मुखिया हो, अगर हमारे कहीं भी अधिकारों का हनन होगा तो उसके खिलाफ कार्य करने में करणी सेना पीछे हटने वाली नहीं। ये भी कई बार आरोप लगते हैं कि दिग्विजय सिंह पीछे से बैकअप करते हैं मध्य प्रदेश में करणी सेना को। करणी सेना को किसी के बैकअप की आवश्यकता नहीं है सर, अपने आप में बहुत बड़ा दल है। दिग्विजय सिंह जी अगर बैकअप करने की स्थिति में होते तो कांग्रेस खड़ी हो जाती। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को बैकअप करें, वो उनको वहां आवश्यकता है, करणी सेना के पास आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी जो हालात बन रहे हैं, उससे एक जातिगत भेदभाव की बातें बहुत उभर कर सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी चाहती है कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिले, कांग्रेस भी कह रही है कि भाई हम पहले से चाहते थे मिले। करणी सेना इसमें बीच बीच में विरोध करती है, और आरक्षण पर लेकर भी करणी सेना का जो व्यू है वो हमेशा ऐसा रहा है कि ये गलत दिया जा रहा है। स्पष्ट करके बताइए, आरक्षण को लेकर करणी सेना की राय क्या है, और मध्य प्रदेश का जो 27% ओबीसी आरक्षण की जो मुहिम चल रही है, इसको लेकर आपकी क्या डिमांड है? देखिए, आरक्षण के विरोधी नहीं है, हमारा सबसे पहले ये उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से आरक्षण को लागू होना चाहिए। जाति वाला आरक्षण खत्म हो, जाति वाला आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, हमारे जो दलित भाई भी हैं या हमारे ओबीसी के भाई हैं, सभी को एक ऑरा में इन्हें सेट कर दिया है राजनीतिक दलों ने। ये समझ नहीं पा रहे हैं, आर्थिक आधार पर जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा। देखिए, आपने 27% ओबीसी समाज को दिया, हमें कोई परेशानी नहीं है। आपने ST/SC का क्या कोटा रखा, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हमारे उसमें कितने ओबीसी भाइयों को उसका फायदा मिलेगा, इस पे प्रश्न है। दूसरा, जो ये अपने आरक्षण की बात होती है, ST/SC OBC का जो आरक्षण है, बार बार हमको बोला जाता है कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण के विरोधी नहीं। आरक्षण के विरोधी नहीं है, हम आरक्षण को आर्थिक रूप से आरक्षण चाहते हैं। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, देखिए, गरीब राजपूत समाज में भी है, ब्राह्मणों में भी है, यादवों में भी है, दलितों में भी है। तो जाति के आधार पे आप आरक्षण दे रहे हो। किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति पुलिस का अधिकारी बन गया है, उसके बच्चे को आरक्षण की आवश्यकता क्या है? उससे गरीब व्यक्ति वंचित रह रहा है इस आरक्षण से। तो आप कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप है, इसका विरोध है? इसका विरोध है। हम आरक्षण पर समीक्षा चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि इस पे समीक्षा हो और आरक्षण को आप आर्थिक रूप से लागू करो। आपने ये भेदभाव की स्थिति सरकार के द्वारा बनाई गई है। देखिए, जब पुराने में राजतंत्र था तो सभी समाज की अपने अपनी भूमिकाएं थी, किसकी क्या भूमिका थी। हमको हर जगह बताते हैं कि हमने शोषण किया, हमने तो हमेशा रक्षा की। हमने किस व्यक्ति वर्ग की, आप अभी भी उठा के देखिए, मेरे को आप एक उदाहरण दे दीजिए कि किस महापुरुष ने कभी किसी दलित का शोषण किया, कभी किसी व्यक्ति का शोषण किया। सिर्फ हमें पिक्चरों में अमरीश पुरी के जो किरदार आते थे उसमें नेगेटिव ठाकुर बना के हमें पेश किया गया हमेशा। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मैं आरक्षण बार बार कहता हूं, जो हमारे भाई हैं जो हमारे लिए नेगेटिव सोचते हैं कि यार ये आरक्षण के विरोधी है, आरक्षण का विरोध नहीं है। स्वर्ण समाज को जो आर्थिक, देखिए आर्थिक रूप हर किसी का कमजोर है, किसी का मजबूत है। कोई गरीब स्वर्ण समाज में भी है, दलित समाज में भी है, किसी और समाज में भी। कोई व्यक्ति, उसके घर में एक व्यक्ति कलेक्टर बन गया, अब उसी के बच्चे को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो जो एक्चुअल में जिसको आरक्षण का लाभ गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। गरीब व्यक्ति गरीब ही है, वो उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है। उस आरक्षण का कौन लाभ ले रहा है? जो अधिकारी बन चुके हैं, जो पुलिस अधिकारी बन गए या कोई भी XYZ शासन में कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चों को मिल रहा है। किस गरीब, आप परसेंटेज उठा के देख लीजिए कितने गरीब व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिला है अभी तक। तो आप कह रहे हैं ये स्वरूप बदलना चाहिए और समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए। बातों बातों में आपने कहा कि बॉलीवुड ने बड़ा गलत किया है ठाकुरों के साथ। कोफ्त होती है ठाकुर समाज के लोगों को जब वो 70s 80s 90s की फिल्में देखते हैं जिसमें जो मुख्य विलेन हुआ करता था वो ठाकुर समाज से होता था और जमींदार होता था और फिर लोगों को सताता था। ठाकुर समाज के लोग इस तरह की फिल्मों को देखकर क्या सोचते हैं, कितनी कोफ्त होती है इससे? देखिए, गलती हमारे समाज के लोगों की थी जो उस समय उनने इस पे प्रश्न नहीं उठाया या इस पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? बिल्कुल होगा दुख। आपने ठाकुर को प्रेजेंट ही कैसे करते थे? आप कहीं डाकुओं को संरक्षण दे रहा है ठाकुर, शोषण हो रहा है तो ठाकुर कर रहा है। इस बात पे आवाज उठाई जब कालवी साहब ने जिस दिन संजय भंसाली को थप्पड़ मारा, तब कि उस वक्त के बाद किसी पिक्चर बनाने वाले की हिम्मत या औकात नहीं है कि वो राजपूत समाज के किसी भी व्यक्ति को विलेन के रोल में दिखा दे। उसके बाद से फिल्म निर्माता और इनको सही करने की जिम्मेदारी जो करणी सेना ने उठाई है, पहली आवाज लोकेन सिंह कालवी साहब ने उठाई। उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हो। देखिए क्या है, सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अंकुर भैया कि लोग इसको देख के एक भूमिका बना लेते हैं। अब जैसे आपने मेरे को बोला कि मैं गाड़ियों के काफिलों के साथ चलता हूँ, लोगों के दिमाग में है कि यार अनुराग सिंह के साथ इतनी बड़ी गाड़ियों का काफिला चलता है। अब लोगों के दिमाग में ये भरा गया, ठाकुर मतलब शोषण करना, ठाकुर मतलब शराब पीना, ठाकुर मतलब अत्याचार करना। बिल्कुल गलत। एक उदाहरण आप बड़ा मेरे को कोई बता दो कि जहां हमारे समाज के व्यक्ति शोषण करता था। तो ये इमेज बॉलीवुड ने बनाई, ये इमेज बॉलीवुड ने बनाई। और अब इनकी हिम्मत नहीं है, इनको मालूम है कि जूते पड़ेंगे। अब ऐसी एक भी हरकत हुई तो पड़े भी हैं और पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह से कहेंगे कि आप एक जो क्रिएटिव फ्रीडम इस देश में थी आप उसको सेंसर कर रहे हैं। नहीं तो आप बताइए, कोई ऐसी हरकत होगी, आप किसी और समाज के को बनाइए ना। क्यों आप ठाकुरों को ही बनाते हैं? क्यों आपने विलन का रोल ठाकुरों को दिया हमेशा? आप देखना पुराने जितनी भी, आप देखिए फिर वही बात हो जाएगी कि आप लगेगा आपको कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्यों आप ये बोलते हैं कि ठाकुर ने ये किया, ठाकुर ने अत्याचार किया, ठाकुर साहब ने इसकी, मतलब गलत शब्द एक ठाकुर के लिए पूरा बॉलीवुड का टारगेट रहता था ठाकुर के गांव में। बल्कि इसका विपरीत है। 1000 के जनसंख्या वाले गांव में अगर एक राजपूत का घर होता है तो वो पूरा गांव चैन की नींद सोता है कि यहाँ ठाकुर साहब हैं, सब संभाल लेंगे। इसके विपरीत स्थिति हमारी दिखाई जाती है कि ठाकुर अत्याचारी होता है, घोड़े पे बैठ के आता है, आपको मारता है, आपको घसीट के ले जा रहा है। इसके अलावा ठाकुरों के बारे में बॉलीवुड ने कभी अच्छा दिखाया है क्या? लेकिन ये भी थोड़ा समझाइए कि ठाकुरों की सामाजिक समस्याओं को उठाने के लिए पहले से संगठन थे। मध्य प्रदेश में ही अखिल भारतीय राजपूत महासभा करके संगठन है, तो फिर करणी सेना की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे तो हर राज्यों में राजपूत समाज के संगठन पहले से काम कर ही रहे थे। देखिए और इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, सामाजिक संगठन हर समाज में अलग अलग हैं, जो जिनके कार्य करने का तरीका अलग है। बात होती है एग्रेसिवली काम करने की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भी सामाजिक संगठन है और संस्कृति को ज्यादा महत्व देता है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन। करणी सेना की आवश्यकता पड़ी रोड पे संघर्ष करने वाली सेना के रूप में। आप देखते हैं करणी सेना का जहां नाम आता है वहां प्रशासन के कान खड़े हो जाते हैं। पूरे भारत देश में अगर करणी सेना का कोई आंदोलन है
तो प्रशासन सबसे ज्यादा चिंतित रहता है, ये निश्चित बात है। तो वो नरम दल है और ये गरम दल वो नरम दल है और एक गरम दल है। देखिए वो भी, उसमें भी गरम दल के लोग हैं, पर इसमें पूरे गरम दल के लोग हम्म। आप हिंदुत्व से जुड़े विषयों को भी उठाते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हिंदू संगठन बजरंग दल काम ही कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद काम ही कर रहा है, कई अनुषंगिक संगठन आरएसएस के हैं जो ये काम कर रहे हैं, फिर करणी सेना को हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे उठाने की जरूरत क्यों महसूस होती है, और इन दोनों में क्या फर्क आप लोग करते हैं? देखिए, हमारे पूर्वजों का योगदान राष्ट्र के प्रति रहा, तो मेरे को ऐसा लगता है जो हिंदुत्व के मुद्दे रहते हैं ये हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है। हिंदुत्व सबसे पहले बचाने का काम हमको करना है। हिंदुत्व रहेगा तो चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, यादव हो, सबका झंडा बुलंद रहेगा। और ये जिम्मेदारी मैं सोचता हूँ कि राष्ट्र के प्रति हमारा सहयोग है ये, जिसको अपना बजरंग दल भी अपने हिसाब से करता है, हिंदू महासभा भी अपने हिसाब से करती है, और करणी सेना में भी उसमें अपनी भूमिका निभाती है। हमारे पास बहुत ही अच्छी टीम है, ऐसे खुफिया लोग हैं। आप मुद्दे देखे होंगे, शायद आपने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखा हो, जो कोई नहीं ढूंढ पाता वो हम करके। कोई भी बड़ा शो होता है, आप देखिए, तो मैं हमेशा उसमें सबसे महंगे पास खरीद के अपने लोगों को पहुंचाता हूँ। मैं कभी फ्री पास नहीं लेता हूँ, बल्कि मेरे पास भी ऑफर आते हैं कि आपको सबसे महंगे जो पास होते हैं वो 10 पास 20 पास लेके हमारे लोग उस कंसर्ट में रहते हैं, या उस जो भी गरबा के हो गए उसमें रहते हैं नजर रखने के लिए। कोई किसी पे से एहसान नहीं लेते हम कि आप हमको फ्री में पास दो, ना कोई दलाली का काम करते हैं। उस पे नजर हमारे लोग रखते हैं। हमको जहां थोड़ी सी गड़बड़ दिखी कि हम वहां प्रसाद देना चालू कर देते हैं हमारे तरीके से। एक वीडियो में आपका देख रहा था, पानी पी लीजिए आप। एक वीडियो में आपका देख रहा था, वो दर्शकों को भी दिखाऊंगा। मतलब सामाजिक सुधार के लिए, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए आप रात को 1 बजे सड़क पर बैठकर पुलिस को चेतावनी देते हैं, प्रशासन को चेतावनी देते हैं। मतलब एक तरीका जो हो सकता है वो लोकतांत्रिक तरीका हो भी सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से चेतावनी देते हैं उससे तो ये लगता है कि भाई ये जैसे हमारे पुराने समय में एक मोहल्ले का एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, दबंग व्यक्ति हुआ करता था और वो चेतावनी देता था, उस तरह से काम करने का एक तरीका है। देखिए, खून में उबाल है हमारे, और वो निश्चित रूप है कि हमारे व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो वो ऑटोमेटिकली अंदर से उबाल और बढ़ता जाता है। और चेतावनी तो देखिए कोई भी गलत काम करेगा, प्रशासन, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए है, अत्याचार के लिए नहीं है। और ये तो वही बात हुई कि आप हिटलरशाही चलाने लग गए, और अंग्रेजों का शासन दिखता है मुझे कई बार कि अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे और पुलिस हमें दबाने की कोशिश करेगी, हम कोई कहीं आंदोलन करने जाते हैं तो कोई लठ हाथ में तो रहते नहीं है, ना हेलमेट पहनते हैं, ना जैकेट पहनते हैं, ये सब सुविधा तो पुलिस के पास है। तो लड़ने की तैयारी पुलिस की रहती है, और हमारी चेतावनी जो हम दे सकते हैं, जो हमारे खून में, जो हमारे चेहरे पे दिखता है, हमारे शब्दों में दिखता है, हम कोई भी न्यूसेंस कभी भी नहीं चाहते। पर वो स्थिति ऐसी निर्मित अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समय समय की बात है। अगर जनता रोड पे जिस दिन आ जाती है ना साहब, तो प्रशासन कम पड़ता है। अभी भारत में जो एक दक्षिणपंथी विचारधारा की राजनीति का उद्भव हुआ है, तो उसमें मुसलमान विलेन है, आपके भी विलेन वही है। मैं देखता हूं कि करणी सेना के पोस्टर लीडर होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप खूब टारगेट करते हैं मुसलमानों को, चाहे इंदौर में अनवर कादरी को किया हो, या लब जिहाद से जुड़े विषयों पर खुलकर इस तरह के आरोप लगाना पूरी कम्युनिटी पर। ये कैसा अप्रोच है? देखिए, मुसलमान विरोध मुसलमान का नहीं है, विरोध कट्टरपंथी सोच वालों का, विरोध उन लोगों का है जो एक जाति विशेष से आते हैं। वो क्यों मुस्लिम समाज के लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करते? अगर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, जैसे हिंदू समाज के व्यक्ति को दिखता है कि अनुराग प्रताप सिंह ने कुछ गलत करा, तो 10 हिंदू भाई हमारा विरोध करते हैं, करेंगे। क्यों अनवर कादरी जैसे लोगों का मुस्लिम समाज विरोध नहीं करता है? मुस्लिम समाज के व्यक्ति क्यों उनका समर्थन करता है? आप किसी गलत व्यक्ति का समर्थन कर रहे हो जो हमारी बहन बेटियों को फंडिंग करके उनको गलत गतिविधियों में डाल रहा है, उस व्यक्ति का मुस्लिम समाज समर्थन क्यों करता है? मुस्लिम समाज उनका विरोध करने लगे, हम मुस्लिमों का विरोध नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। अगर मुस्लिम, देखिए हमारी महाराणा प्रताप की सेना में मुख्य सेनापति
जो थे वो मुस्लिम थे। लड़ाई मुस्लिम से नहीं है, मुस्लिमों ने भी हमारे लिए लड़ाई लड़ी। लड़ाई है ऐसी विचारधारा वालों से, ऐसे जिहादियों से जो इस देश में रह के इस देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, जो इस देश को लेके हमारे धर्म के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसे मुस्लिम कहलाने लायक नहीं है। किस कुरान में, किस बाइबल में उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो दूसरों का धर्मांतरण करा के और इस तरीके की कृत्य कराए? आप बताइए, कहाँ लिखा है? और क्यों कोई मुस्लिम दमदारी से सामने आकर उनका विरोध नहीं करता है? जिस दिन मुस्लिम समाज के व्यक्ति ऐसे जिहादियों का विरोध करने लगेंगे, करणी सेना सबसे पहले स्वागत करने के लिए खड़ी होगी। इंदौर, भोपाल जहां से आप आते हैं, वो लव जिहाद के बहुत सारे मामले पिछले 6 महीने में वहां से सामने आए। करणी सेना ने उसमें क्या किया? देखिए, अनवर कादरी की गिरफ्तारी के पहले मैंने एक चेतावनी वाला वीडियो डाला था। उसमें एक समय सीमा दी थी मैंने। मेरे को बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी कि कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति अनवर कादरी की मदद कर रहा है इस विषय में, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट पे कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहा था उसको। मैंने प्रशासन को फोन लगा के बोला था कि 15 दिन के समय है, अनवर कादरी के परिवार वालों को उठाना पड़े किसी भी स्थिति में। हमें अनवर कादरी 15 दिन में अगर नहीं मिला तो इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मूवमेंट करता मैं। और आप देखिए, 9वें दिन ही प्रशासन के सामने पेश हुआ और गया जहां उसको जाना चाहिए था। उसको वहां से बाहर भी नहीं आने देना चाहिए। इतनी मजबूत तैयारी होनी चाहिए प्रशासन की। अगर वो जल्दी वहां से भी वापस आ रहा है तो इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भागीदारी मुझे दिखाई देती है। सरकार के लोग मदद कर रहे थे अनवर कादरी की? 100%। कोई बिना सरकार के लोग की मदद के कैसे बच रहा था? आप देखिए, यही स्थिति अगर कोई दूसरे विषय पे होती तो सरकार का एक्शन कितना बड़ा रहता। इस विषय पे सिर्फ देखिए, हिंदुत्व की बात करना सिर्फ हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व के लिए लड़ना पड़ेगा, हिंदुत्व के कार्य करने पड़ेंगे आपको। जो लोग ऐसी विचारधाराओं वालों के साथ अपनी भागीदारी दे रहे हैं, उनको अपने आत्मा से ये प्रश्न करना चाहिए, किसी भी दल के हो वो। और मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों ही दल के कोई नेता हैं। कांग्रेस इस पे क्यों चुप रही? कांग्रेस को इतना बड़ा, देखिए, कांग्रेस क्या हिंदू कांग्रेस में नहीं है क्या? क्यों अपने लीडरों से वो ये सवाल नहीं करते? बहन बेटियां कल को किसी और व्यक्ति की, अपनी भी तो हो सकती हैं। जब तक दर्द खुद को महसूस नहीं करेंगे तब तक ये दर्द आपको खुद को अब महसूस करना पड़ेगा, किसी और के दर्द को अपना समझना पड़ेगा, जो व्यक्ति नहीं कर रहा है। आज किसी और की बहन बेटी है, कल को अपनी भी हो सकती है। और उस स्थिति के लिए ना आप तैयार हो ना हम तैयार हैं। उसी स्थिति से लड़ने के लिए ऐसे लोगों का विरोध करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा हमेशा ये क्लेम करती है कि वो हिंदू विचारों और हिंदू मुद्दों को प्रमुखता देते हैं। आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में हिंदू विचारों के लिए जो सरकार चुनी गई थी वो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है? पूरी तरीके से तो मेरे को नहीं लगता कि कर रहे हैं। देखिए, इसमें और एग्रेशन आना चाहिए। देखिए, गौ माता, आप देखिए, गौ माता के लिए हर कोई बात करता है। गाय के नाम पे सरकार बनाई, राम के नाम पे सरकार बनाई। इन दोनों मुद्दों, ठीक है, मंदिर आप बनाओ, कोई समस्या नहीं, अच्छी चीज है। आपने अयोध्या का बना, बहुत भव्य मंदिर बना, बहुत। पर जो अभी धरती पे जो माँ है, जो देवी है, गाय माता, उनकी दुर्दशा पे कोई सरकार काम नहीं कर रही। बीजेपी के शासन को मेरे को लगता है बीच में 1.5 साल 18 महीने छोड़ दें तो लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गया। पर उस 20 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने गौ माता के लिए क्या व्यवस्था करी, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हिंदुत्व के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम पूजनीय है हमारी गाय। उनकी मजबूत व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की योजनाओं से मेरा मैच नहीं होता है। क्या मेरे सबसे मुख्य जो कारण है हिंदुत्व की अपन बात करते हैं, उसमें मुख्य जो कारण है वही मिसिंग है। सिर्फ मंदिर बनाना हिंदुत्व नहीं है। ऐसे पाखंडी अनवर कादरी जैसे ऐसे जो समाज को डैमेज कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान में रखे हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सीधे फांसी की सजा होना चाहिए। लव जिहाद के मामले जितने भी आते हैं, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होगा अंकुर जी, तब तक ये मुद्दे, ये क्या है, सिर्फ कैमरे पे बोल रहे हैं। एक ढंग की कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे अगर प्रदेश की सरकार कर देगी ना, तो हिम्मत नहीं है किसी के कि वापस से ऐसा प्रकरण वो कर पाए। अनुराग प्रताप सिंह के फेवरेट लीडर कौन है? कालवी साहब थे। करणी सेना के बाहर? ब्रजभूषण शरण सिंह। अच्छा, उनकी राजनीति से क्या आप ठीक पाते हैं कि हाँ ये नेता होना चाहिए? नहीं, सच को सच बोलने का सामर्थ्य है उनमें। आप देखिए कि चाहे करणी सेना के साथ खड़े, आप करणी सेना से राजनीतिक लोग थोड़ी दूरी बनाते हैं, क्योंकि चाहे भाजपा के हो, सत्ता में है, हम सत्ता के
विपरीत भी रहते हैं। हाँ। कांग्रेस के कभी कभी पास आते हैं, पर कभी कभी उनको भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि हम तो किसी दल के हैं नहीं, सब दल हमारे पास आएंगे, हमको मालूम है सरकार में रहना है तो उनको हमारे साथ की आवश्यकता सबको पड़ती है। ब्रजभूषण सिंह जी के ऐसे व्यक्ति देखा है मैंने जो इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी दम से लड़े, और समाज के लिए या कोई भी सच सही और गलत के फर्क में आप उनकी प्रतिक्रिया हर चीज में देखोगे। करणी सेना के साथ भी दमदारी से खड़े रहते हैं, हर कार्यक्रम में सहभागिता देते हैं, और समाज के लिए भी दमदारी से खड़े रहते हैं, और हिंदुत्व के मुद्दों पे भी सबसे पहले बोलने वाले नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। स्टेट की लीडरशिप में अगर बात करें तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो इन दिनों प्रतिद्वंदी हैं आपस में कई। आपको किस चीफ मिनिस्टर का काम ठीक लग रहा है कि जो आपके समाज के लिए भी ठीक कर रहा हो, हिंदुत्व के लिए भी ठीक? अभी तो मुझे किसी का ठीक नहीं लग रहा था। अभी तो स्थिति ये है, स्वर्ण समाज की स्थिति तो ऐसा कर दिया, सबसे शोषित वर्ग कर दिया हमको। मतलब आप देखिए कि कितनी बुरी स्थिति में है जो स्वर्ण समाज है, उसकी स्थिति आपने क्या कर दी है। उनके घरों की स्थिति आप जाके देखिए, तकलीफ होती है, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम हमारे समाज के व्यक्ति को देखते हैं जो पढ़ नहीं पा रहा है, जिसका माँ बाप एक मोटा पैसा इकट्ठा करके उसको पढ़ने के भेजते हैं, वो पढ़ाई लिखाई के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो स्वर्ण समाज को लेकर सरकार पीछे धकेल रही है, सबको आगे ले रही है, स्वर्ण समाज को पीछे धकेल रही है। आपको अगर आप समरसता की बात करते हैं तो आपको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। आप बताइए, अगर आप खुद ही जातिवाद पैदा करते हो और फिर आप बोलते हो कि जातिवाद खत्म करो, क्या जरूरत है जातिवाद पैदा करने की? जातिवाद का आरक्षण खत्म कर दो, जातिवाद खत्म हो जाएगा। और अभी तो राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, फिर सरकार ने भी एक्सेप्ट किया, मोदी सरकार ने भी कि हाँ करेंगे। वो उसका प्रस्ताव तो हमने भी दिया। अब सब आप देखिए, सारी जातियां, आप सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ कैमरे पे ये बातें हो रही हैं। प्रत्यक्ष सिर्फ कैमरे पे व्यक्ति बोलता है कि यार अपने को जातिवादी नहीं करना, अपने को जातिवाद नहीं करना। आप देखिए, हम सबके साथ खड़े होते हैं, हम दलित के साथ भी खड़े हुए हैं। आप पिछले कितने मेरे वीडियो देख लीजिएगा, मेरे पोस्ट देख लीजिएगा, हम दलितों के साथ भी खड़े हुए हैं, हम यादवों के साथ भी खड़े हुए हैं, हम ब्राह्मणों के साथ भी खड़े हुए हैं। पर क्या हमारे अधिकारों के लिए सब हमारे साथ खड़े हो रहे हैं? उन सबको भी तो हमारा साथ देना चाहिए। हम किसी का अधिकार तो ना छीन रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे हैं कि आप 27% आरक्षण उनको मत दो, हम नहीं बोल रहे कि आप उनको ये मत दो, पर आप जो हमारा अधिकार है वो तो मत छीनो। आपने 10% की लोकेन सिंह कालवी साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की, वो उन लोकेन सिंह कालवी साहब की देन है जो 10% आरक्षण स्वर्ण समाज को मिला हुआ। उसमें भी आपने इतनी शर्तें रख दी हैं कि उसका लाभ ही नहीं ले पा रहा है स्वर्ण समाज, और खासकर राजपूत। अगर ईडब्ल्यूएस के ऊपर सही से सरकार हमारी बात मान लेती है तो 500 अगर भर्तियां हैं तो 50 से 100 लोग उसमें हमारे सिलेक्ट होंगे। इतना बड़ा मुद्दा है वो। बीच बीच में करणी सेना मोरल पुलिसिंग भी करती है। जैसे हमने देखा कि इंदौर में आपने एक बार पब और रेस्टोरेंट संचालकों को किसी बात पर धमकाया था। क्या वो पूरा मामला था, और ये आपको धमकाने की क्या जरूरत पड़ गई? पुलिस और कानून भी तो है इस देश में। देखिए, धमकाने की जरूरत तो इसलिए पड़ गई क्योंकि पुलिस उसका काम नहीं कर रही थी। पुलिस अगर उसका काम करती तो हमें धमकाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये क्या पूरा मामला था? वो क्लब और पब वाले हैं, ये क्या करते हैं कि जो युवा हैं रात को, जैसे अब एक समय सीमा तय है क्लबों की कि उसको 11 बजे शट डाउन करना चाहिए। इनका धंधा ये 11 बजे बाद चालू करते हैं। उससे जो हमारे शहर का युवा है जो बाहर से पढ़ने, उनके माँ बाप बेचारे पैसे इकट्ठे करके उनको पढ़ने भेज रहे हैं, वो शराबखोरी करते हैं, नशाखोरी करते हैं उस क्लब में, फिर रोड पे उतापे करते हैं। और ऐसे क्लब वाले पुलिस वालों की जेब गर्म करते हैं, इसलिए पुलिस का उन पर ध्यान नहीं जा रहा था। एक धार्मिक आयोजन हो रहा था वहां पर, माता जी की भजन संध्या, प्रशासन का उस पर ध्यान गया, पुलिस का, उसको बंद कराने प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, पुलिस प्रशासन के। मेरे संज्ञान में मामला आया क्योंकि मैं वो माता जी के मंदिर पर जाता रहता हूँ। आधे घंटे में मैंने प्रशासन को 6 क्लब की वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा आप मंदिर के भजन बंद करा रहे हो, डिस्टरबेंस हो रहा है लोगों की पढ़ाई में। प्रशासन का ऐसा कहना था कि एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, वो इससे डिस्टरबेंस हो रहा है। तो मंदिर के भजनों से डिस्टरबेंस है पुलिस को, और डिस्कोथेक में ऊपर छत पे इतनी तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं और नंगा नाच हो रहा है, और जिस प्रकार की संस्कृति को बिगाड़ने का काम क्लब और पब कर रहे हैं, उसका विरोध किया मैंने और करूंगा जब तक इन क्लब और पब वालों को अकल ठिकाने नहीं लगा दूंगा। अभी भी मेरे लोग 11 बजे से क्लब के बाहर घूमते हैं, एक भी क्लब मुझे ओवर टाइम चलते हुए दिखता है तो तुरंत ही बंद करा देता हूं। और इसको अगर पुलिस ने नहीं सुधारा तो मैं पूरी तैयारी में हूं,
क्लब वालों को ढंग से सुधारने की। तो अभी जो धमकी दी थी उससे कुछ सुधार आया इंदौर में? बिल्कुल आया। डरते हैं, मेरे पास नए नए ऑफर लेके आते हैं, पर उनको नहीं मालूम कि अनुराग प्रताप सिंह बिकने वाला नहीं है। बोले आप ये कर लो, ऐसा कर लो। मैंने बोला कि मैं इस संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करना चाहता हूँ, और ये मेरा धर्म के प्रति मेरा रुझान है कि मेरे को क्या कार्य करना है। मैंने कहा आप, मेरे को आपके व्यापार से दिक्कत नहीं है, व्यापार करो, समय सीमा जो है उस सीमा पे आप क्लब बंद करो, और ये रोड पे नशाखोरी बिल्कुल नहीं कराना, क्लब के अंदर से बोतल बाहर आ रही है, और ये रोड पे आप संस्कृति को खराब मत करो, व्यापार करो शांति से, और पुलिस को भी आराम करने दो और हमको भी आराम करने दो। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि जिस गाड़ी में करणी सेना लिखा होगा फिर वो गाड़ी टोल प्लाजा पर टोल नहीं देगी? भाई सभी लोग दे रहे हैं, तो आपकी क्या गुंडई है कि आप टोल प्लाजा पर टोल नहीं देंगे? ये भी मैंने सुना है कि करणी सेना लिखे वाले जो वाहन होते हैं उनको टोल प्लाजा नहीं लगता आपके इंदौर और इस तरफ पूरे हिस्से में। हाँ, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगने देंगे। क्या है कि कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं होती हैं, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारा ऐसा सोचना है कि चमत्कार कोई नमस्कार है। बाला साहब ठाकरे भी इसी थीम पे काम करते थे, और करणी सेना एक एग्रेशन के रूप में कार्य करने वाली सेना है। हमारे लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं कि देखिए, बात 50 रुपए की, लोग ऐसा लगता है लोगों को कि 50-100 रुपए की बात के लिए झगड़ा होता है। बात 50-100 रुपए की है ही नहीं, बात है उनके इच्छा की कि हमारे राजपूतों ने दादा इतना बलिदान दिया, इतनी जमीनें दी, हमको नहीं देना। और उनकी सोच है ऐसी, तो उनकी सोच को कहीं जहां समझाने की आवश्यकता लगती है वहां समझाता हूं, और वो नहीं मानते हैं तो अपने लोगों के लिए लड़ना तो हमारी आदत है। नहीं, लेकिन बलिदान और जमीनें तो दूसरे वर्गों ने भी दी होंगी, और हर वर्ग में अगर एक अनुराग प्रताप सिंह पैदा हो जाए और फिर हर वर्ग ये कहे कि हम टोल पे पैसा नहीं देंगे, तो फिर देश कैसे चलेगा? नहीं, देश सिर्फ टोल पे थोड़ा चलता है। हम देश, इसके अलावा कोई योगदान मांगे, इसके अलावा कोई योगदान ले लो। हमने देखिए, टोल का विषय ऐसा है कि वो मेरे लोगों की इच्छा है। अगर वो मेरे से कोई अपेक्षा रखते, देखो मैं तो खुद निकलता हूं तो मेरे तो दे भी देता हूं। अगर मेरे लोग ये चीज चाहते हैं कि हमारे लीडर हमारे लिए, देखिए ये परेशानी आप तब समझेंगे जब आप मेरी जगह बैठेंगे। ठीक है, मुद्दा ऐसा है कि उस पे शायद कार्यकर्ता को खुश करने के लिए लीडर को कई बार इस तरह के फैसले लेने उनको उनकी शांति के लिए उनकी इच्छा है कि टोल पे नहीं गाड़ी रुकेगी तो नहीं रुकेगी। अब लीडर की तो यही मंशा होनी चाहिए कि उनको समझाए, पर ठीक है, अगर उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो हमारे युवा चाहते हैं, जो मेरा कार्यकर्ता चाहता है, मैं उसके लिए उस स्तर तक जाके लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए कोई स्तर छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। बागेश्वर महाराज से भी आप जुड़े हैं, उनके आदेश पर या उनके आह्वान पर आपने एक बार कुछ इंदौर में कर दिया था, कोई स्कूल बंद करा दिया था, कोई समस्या आई थी, वो क्या विषय था? हाँ, राजेंद्र शास्त्री जी गुरुदेव की कथा चल रही थी वहां पर इंदौर में। तो उस कथा के बीच में एक महिला ने माइक पे गुरुदेव से आह्वान किया कि गुरुदेव, एक स्कूल है वहां पर, वो कलावे को लेके और तिलक लगाने को लेके आपत्ति जताता है, मना करता है कि यार ये मिशनरी स्कूल आमतौर पे इस तरह करते हैं। हाँ, वो मिशनरी, वो किसी हिंदूवादी नेता का स्कूल था, बीजेपी के। अच्छा। तो क्योंकि वो थोड़ा सा मामला ऐसा है कि हर कोई उस मुद्दे को उठा नहीं सकता था, मेरे पास वो वीडियो आई, क्लिप, उस महिला ने जो बोली थी गुरुदेव से। गुरुदेव ने मंच से ही बोला कि जाओ उसको सुधार के आना, और गुरुदेव ने आदेश कर दिया है। हम तो मुद्दे ढूंढते ही ऐसे हैं जहाँ मजबूत लोगों को गिराने की आवश्यकता लगती है, हम तो प्रथम पंक्ति में खड़े होना पसंद करते हैं। मैं तुरंत दूसरे दिन सुबह पहुंचा स्कूल के, जो वहां गया तो वहां देखा तो मैंने वो ईसा मसीह का वो चिपका रखा था, उसको निकाला, पूरा स्कूल को काली पोती, ताले लगाए और बाहर आ गया। और चेतावनी भी देके आया था कि अगली बार से एक भी मेरे को शिकायत आई तो स्कूल को खुलने भी नहीं दूंगा, दुकान नहीं खुलने दूंगा तुम्हारे क्षेत्र की, स्कूल तो छोड़ दो। तो सुधार हो गया फिर? बिल्कुल सुधार हो गया। उसके चलो अच्छा ये हुआ कि उस स्कूल को देख के दूसरे बहुत सारे स्कूलों में ज्यादा अच्छा सुधार हो गया। एक उदाहरण देखिए, भले ही थोड़ा ठीक है, लोगों को लगता है कि हमारा काम करने का तेवर तरीके अलग है, पर उन्हीं तरीकों की वजह से भले ही आप कोई भी मुद्दा देख लो, हम सबसे लड़ लेते हैं। हमने कभी करणी सेना ने ये नहीं देखा है कि सामने कौन सा राजनेता है, कौन सा अधिकारी है, कितना पावरफुल है। जहां अन्याय किसी के साथ हुआ और उसने हमें फोन लगाया तो हम ये नहीं पूछते कि सामने कौन है, हर व्यक्ति के लिए लड़ने के लिए सबसे पहले खड़े होने वाले लोग हैं। एक भविष्य से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं कि आमतौर पर आपकी तरह के जो लीडर होते हैं वो अपने इस तरह के संगठनों को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो अनुराग प्रताप सिंह राघव भी कभी करणी सेना के लॉन्च पैड से जंप करके और मुख्य धारा की राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे?
देखिए अभी तो ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है, अभी तो समाज के लिए काम करने का मन है मेरा बेसिकली, कि समाज के लिए काम करूं। और आगे अगर समाज चाहेगा या मेरे अपने चाहेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। राजनीति हमारे खून में है, नेतृत्व करने की क्षमता है। और जब राजतंत्र था तब राजपूतों ने राज ही करा है, और लोकतंत्र में भी अगर हमें कहीं भागीदारी करने का मौका मिलेगा तो सड़क की लड़ाई सदन में जाके हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिरी सवाल, बुंदेलखंड एक वो इलाका है जहां राजपूत समाज के काफी बलशाली नेता हैं और एक बड़ा इतिहास राजपूतों का रहा है। बुंदेला ठाकुरों के नाम पर ही इस पूरे रीजन का नाम कभी बुंदेलखंड पड़ा था। बुंदेलखंड को लेकर संगठन किस तरह से सोचता है, क्या काम कर रहा है और यहाँ से क्या संभावनाएं निकाल रहे हैं? देखिए बुंदेलखंड में आके ऐसा महसूस होता है कि अभी भी हमारे स्पिरिचुअल्स और हमारा जो तरीके हैं या हमारे जो ठकरास है वो जिंदा है। आप देखिए बुंदेलखंड को लेके हमारी ये है कि इसको मेरे ख्याल से बीच में एक बार मांग भी उठाई थी यहाँ के निवासियों ने कि इसको अलग स्टेट की मांग काफी दिनों से चल रही है। हाँ। उस पर प्रयास रहते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इसको हम नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्य का एक स्वर्णिम जगह है। बुंदेलखंड में ठाकुरों का एक वर्चस्व था, है और आजीवन रहेगा। मैं चाहता हूं ये यहाँ के ठाकुरों की एकता के रूप में हर वर्ष हम भी एक कार्यक्रम करते हैं, करणी सेना स्थापना दिवस, जो हमारे संभाग के अध्यक्ष शुभ प्रताप और रोहित राजा जो जिला अध्यक्ष, ये लोग हर वर्ष करणी सेना का स्थापना दिवस के रूप में जो मनाते हैं, उसमें सभी राजपूत समाज को और सभी सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये बुंदेलखंड की खासियत है कि जहाँ उन लोगों ने देखा कि यार ये व्यक्ति कोई यात्रा निकाल रहा है या सामाजिक है, तो उसमें समाज का जो भागीदारी रहती है वो पूरी बढ़ चढ़ के लेता है। यहाँ का राजपूत देखा है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो आशाएं हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी वो आशाएं पूरी हों। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई आपसे और बहुत सारी बातों पर से एक पर्दा भी हटा कि करणी सेना का थॉट प्रोसेस क्या है और किस तरीके से ये संगठन काम करता है। पॉडकास्ट देख रहे सभी साथी अगर करणी सेना से जुड़े किसी विषय को रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है। अनुराग प्रताप सिंह के लिए भी कुछ कहना चाहते हैं तो उनके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगली बार किसी और हस्ती से होगी मुलाकात। अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट के लिए समय देने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।